रुपए का क्या ही कर दिया होगा महिलाओं ने। लेकिन जब हम गांव में गए तो हमें यह पता चला कि वो 10,000 रुपए ने उसकी जिंदगी बदल दी है। मतलब एक ने 2 बकरियां खरीद ली, एक ने छोटी गाय खरीद ली, एक ने मशीन, सिलाई मशीन खरीद ली, एक ने फ्रिज खरीद लिया, एक ने अपने ही दुपट्टे को बांधा बाहर और उसने बहुत सारे पोटैटो चिप्स के पैकेट खरीदे। और जैसे अमित जी कह रहे हैं कि ये तो वेलफेयर, ये क्या वेलफेयर पॉलिसीज ही ना हो। ये 10,000 रुपए बताया गया था कि किसी न किसी बिजनेस शुरू करवाने के लिए, वो निवेश करने के लिए 10,000 रुपए दिए, सीड मनी है वो। अब जो आप मुझे अभी बता रही हैं, मैंने नहीं कहा, जो आपने मुझे बता रही हैं, लगता है कि इन्वेस्टमेंट के बजाय बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ गया है। तो अगर कंजम्पशन पे जाएगा तो वो नेक्स्ट ट्रांच नहीं आएगा उसका। जो मैं जानना चाहता हूं वो ये है, मैंने कहा कि न मालविया जी न मैं कह सकते हैं कि ये कानूनी है या नहीं, कि हमारे संविधान के अनुसार है या नहीं। और इसलिए क्योंकि हमारा जो विश्वास हुआ करता था इलेक्शन कमीशन में, वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भस्म हो गया है। इसलिए जब मैं बोल रहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को या तो खुद ब खुद या महागठबंधन के तरफ से कुछ करने पर, कदम लेने पर उनको बताना चाहिए हमें फाइनली कि ऐसे रेवड़ी को जलेबी बनाकर बांटना, और वो भी इलेक्शन के दौरान, ये क्या सही है या नहीं। नहीं, लेकिन अगर देखिए, आप जिसको रेवड़ी कह रहे हैं वो वेलफेयर पॉलिसी भी है। ठीक है, मैं वेलफेयर पॉलिसी से सहमत हूं, लेकिन जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 5 पूरे साल थे उनके हाथ में, ये 10,000 का नहीं तो अभी ये कैसे, ये क्या मतलब 5वें साल में कुछ नहीं करना है क्या? उन्होंने ऐलान किया ठीक ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने के पहले, और पैसे जो हैं थोड़े बहुत तो पहले ही बांटे गए थे, लेकिन इसका वितरण चुनाव के दौरान हो रहा लेकिन था। मैं उन्हीं का आर्गुमेंट लेता हूं कि ये ऐसी चीजें जगनमोहन रेड्डी ने भी की, केसीआर ने भी की, उनको तो फायदा नहीं हुआ। झारखंड में हुआ, झारखंड में हुआ, झारखंड में फायदा हुआ। मैं कह रहा हूं कि जिसने भी किया हो, आज तक सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर इसके बारे में कुछ किस्म का न तो कोई बात हुई है, न तो कोई नतीजा बताया गया। अब मणिशंकर और क्योंकि ये अब बहुत फैल रहा है, और इसका सबसे कठोर मैनिफेस्टेशन ये बिहार इलेक्शन में हुआ है, मैं समझता हूं कि अब उच्च न्यायालय का एक ही रास्ता है उनके सामने, कि वो हमें बताएं कि इस किस्म का पॉलिटिक्स करना, कि 10,000 रुपए आप बांटो जबकि इलेक्शन हो रहा है। ओके सर, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। मणिशंकर, कानूनी है या नहीं है? मणिशंकर जी, अब इसका एक और क्वेश्चन है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपए दिए सरकार ने, महिलाओं को ये बात पसंद आई और महिलाओं ने, मतलब 1,50,00,000 के आसपास बताया जा रहा है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट दिया है। तो इसका मतलब वोट चोरी नहीं हुई, इसका मतलब 10,000 काम कर गया। मैं आपकी सरकार का एक इसी के साथ, इसी से एडिशनल एक सवाल पूछना चाहता हूं मणिशंकर अय्यर साहब। 2009 में कर्ज माफी हुई थी, किसानों के कर्ज की माफी हुई थी, और वो माना गया था कि उससे आपको चुनाव में फायदा हुआ था, और वो भी बिल्कुल उसी चुनाव से पहले ही था। बिल्कुल वो बजट के दौरान। हम तो इसमें भी बजट प्रोविजन से ही तो हुआ है। वही अमित मालविया कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि उसको भी लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना चाहिए कि जब ऐसे चीज हो रहे हैं और भी कठोर होते जा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो हमें बताएं कि ये जो हो रहा है, सबसे बुरी उसका नतीजा हमने बिहार में देखा है, लेकिन उसके पहले भी कुछ ऐसे चीज हुए जिस पर कि प्रश्न चिन्ह उठाया जा ओके, मणिशंकर अय्यर जी, इस पर हम आगे, वो हमें बताए कि इस रास्ते पर हमारा लोग नहीं, पर इसमें तो यही कहा जाएगा ना कि जब आपको फायदा हुआ 2009 में, तब ठीक था। अब आपको इतराज क्यों है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट बताए? लेकिन मेरा ये कहना है कि आम तौर पर इलेक्शन कमीशन को कुछ कहना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से
इलेक्शन कमीशन और जो मौजूदा सरकार है, केंद्रीय सरकार, उनके बीच में जो गठबंधन हो रहा है, इसको देखकर मेरा ये कहना है कि हम अब इलेक्शन कमीशन पर जो भरोसा हुआ करता था वो हमने खो डाला है। Okay. और इसलिए मैं बार बार, कम से कम 10 बार इसी प्रोग्राम में मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है। ऑलराइट सर। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी मणिशंकर अय्यर साहब को आपने सुना है? देखिए, मतलब जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, बहुत ही अनुभवी हैं और काफ़ी समय से राजनीति में हैं। तो जैसा इन्होंने कहा और कर्ज माफ़ी की बात आपने कही, तो उसको इन्होंने नकार दिया और कहा कि नहीं, वो और सब ये सब जो है अपने समय का ठीक है, इस समय का गड़बड़ है। एक तो ये बात है, बट जो मुख्य बात है वो ये है कि हम जीते क्यों और जीत क्यों रहे हैं, मतलब हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ ये जो 10,000 की बात बार बार कांग्रेस ला रही है, उसके पहले वोट चोरी की बात लाई थी। हम उससे पहले से इलेक्शन को देख रहे हैं और हम उससे पहले अगर हम और बैकवर्ड में जाएं तो जो काम सरकार ने किया है, नीतीश जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने जो किया है, वो तारीफ़े काबिल है। अगर आप पूरा एम्पावरमेंट मॉडल समझें बिहार का, तो और महिलाओं का खास करके एम्पावरमेंट, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जो गांव में रहते हैं, दूर दराज के गांव में रहते हैं, आप अगर एक एक करके 2005 से देखें तो किस किस तरीके से डेवलपमेंट का जाल बिछाया नीतीश जी ने। आप ये और कह रहे हैं empowerment विकास का मॉडल जो है इस बार आपको 197 के आसपास लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, ये 2010 जबकि 20 का साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो लोगों ने वो दौर देखा है कि जहां सड़कें नहीं गड्ढे हुआ करते थे, वहां पर अब 4 लेन चल निकला है और लोगों ने इसीलिए आपको वोट बिल्कुल, किया। बहुत सारी दूसरी चीजें तरफ हुई वो हैं बिहार में। 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए हैं, लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ 1:06 हो रहे हैं, और तमाम न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि इस वक्त भी नतीजे जो हैं वो नहीं है, क्योंकि मानकर चलिए कि 21 राउंड की ये काउंटिंग होती है, अभी आप हाफवे भी नहीं पहुंचे, लेकिन लगभग हाफवे पहुंच रहे हैं। और उसमें 197 के साथ एनडीए 2010 का अपना परफॉर्मेंस 206 तब मतलब उसे सीटें 41 पे महागठबंधन, इसमें आप देखिए 41 पे महागठबंधन क्या है, एक पार्टी भी महागठबंधन की नहीं मान रही थी कि वो पहुंचेगी, लेकिन वो 41 पे टोटल महागठबंधन इससे है। ठीक डबल से ज्यादा तो बीजेपी है, डबल से ज्यादा 88 सीटें बीजेपी की है इस वक्त। जेडीयू ने भी इस बार, पिछली बार जेडीयू पिछली बार 43 पर था, और ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान का अलग होना वो उसने नुकसान दे दिया, वो भी साथ में ले लिया। तो रणनीति भी तो पूरी बनाई है ना। चिराग पासवान आप देखिए 29-1 का नॉमिनेशन तो रद्द हो गया था, 28 पे वो चुनाव, 28 में से 22 पे आगे चले, 22 सीटें, मतलब क्या स्ट्राइक रेट 80%। आरजेडी सिर्फ 30 पर है। हाँ, आरजेडी सिर्फ 30 पर है, कांग्रेस सिर्फ 5 पर है और सीपीआई-एमएल भी 5 पर है। और कांग्रेस आप देखिए 60 सीटों पर लड़ी थी, 60 में से आप मान लीजिए एक तो इसलिए 3 तो ऐसे क्योंकि उसने नामांकन वापस ले लिया। हाँ, जी, जी। फिर उसके बाद आप 37 ऐसी सीट थी जहां पर महागठबंधन की कोई पार्टी कभी जीती ही नहीं थी, और कांग्रेस जो है उन सीटों पर लड़ रही थी, तो ये फाइट उसके लिए बड़ी टफ फाइट थी। उसके बावजूद आप देखिए 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी की तरफ से होती है वोट चोरी के नाम पर, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर वाला मुद्दा कहीं भी नजर नहीं आया है। एक इंपॉर्टेंट बात किशोर यहां पर दर्शकों को ध्यान देनी होगी, पिछली बार एआईएमआईएम ने सीमांचल में कुछ 5 विधायक अपने नाम किए थे, 4 उसके बाद पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस बार उसके 4 जो चेहरे हैं वो दोबारा आगे चलते हुए और बड़ी खबर कांग्रेस से आ रही। कांग्रेस में मंथन शुरू, कई मुद्दों पर कांग्रेस के भीतर मंथन शुरू है, ऐसी खबरें आ रही हैं कांग्रेस से। सूत्र बता रहे हैं चुनाव में पीएम पर निजी हमले जो किए वो भी मुद्दा उठा, चौकीदार चोर, वोट चोर से नुकसान की बात मानी जा रही है अंदर कांग्रेस के अंदर, ऐसी खबरें आ रही हैं। रुझानों में कांग्रेस सिर्फ 5 सीट पर आगे है, और कांग्रेस के अंदर जो मंथन हो रहा है वो सूत्र बता रहे हैं वो ये हो रहा है कि ये पीएम पर हमले करना फिर नुकसान दे गया है, या पीएम पर हमले खुद किए ना हो नेताओं ने, लेकिन जो सभाओं में हुए वो नुकसान दे गया है, और पहले चौकीदार चोर जो मुद्दा था वो नुकसान दे गया था, अब ये वोट चोर वाला मुद्दा नुकसान दे गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के अंदर अब ये मंथन हो रहा है। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण, ये बात तो बहुत पहले से चर्चा का विषय थी और हर बार ये नतीजे देखे गए कि जब जब आप पर्सनल अटैक करेंगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नुकसान के तौर पर, और ये वापस होता हुआ दिखा। वही आप घूमकर उसी बिंदु पर आ गए जहां से आपने शुरुआत की थी। दे दिया जी।
देखिए एक तस्वीर तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके पहले मैं आपको अखिलेश प्रसाद सिंह से बात करा देता हूं। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता बिहार में आज के दिन में अखिलेश प्रसाद सिंह ही। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये 4 सीटों रुझान में ये तो बहुत ही खराब प्रदर्शन है। नहीं, तो निराशाजनक है और हम लोगों के लिए बहुत दुखदाई है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अब कुछ न कुछ तो गलतियां हुई होंगी, उसको विचारोपरांत ही कुछ निश्चित कहा जा सकता है। लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर जिस तरह से लंबा खींचा, डिक्लेरेशन में जिस तरह से परेशानी हुई, फिर फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। एक बात बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत स्मूथ चल रहा था, अचानक से आपको हटा देने का फैसला, क्या इससे भी पार्टी की स्थिति खराब हुई है? नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब तो पार्टी में चलते रहता है। मैं 2 साल से ज़्यादा अध्यक्ष था और उस समय जो कुछ मैं कर सकता था किया था, लेकिन किसी के आने जाने से इतना बड़ा फर्क नहीं होता है। किस वजह से हुआ है बताइए आप? नहीं, अब वो बोले कि अभी निश्चित उत्तर मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। टिकट बंटवारा ठीक से हुआ था आपको लग रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से टिकट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था, और लंबा जो खींचा आरजेडी और उसमें, लेकिन उसमें अब संजय यादव जी और कृष्णा अलावरू जी 2 व्यक्ति थे जिनको कुछ कुछ मालूम था, बाकी तो किसी को मालूम नहीं था। और आप ऐसे व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं जो टीम 11 से बाहर है, तो हम तो बाहर से ही कुछ बोल सकते हैं ना। जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे मेरी पार्टी की तरफ से, कृष्णा अलावरू जी, अध्यक्ष तो चुनाव लड़ने चले गए, सीएलपी अपना चुनाव लड़ने चले गए। यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं था, यहाँ केवल कृष्णा अलावरू जी थे जो एआईसीसी की तरफ से वही सारा काम देख रहे थे, उन्हीं को सब ताकत मिला हुआ था, तो वो कुछ बता सकते हैं। तो जिम्मेदार, जब जिसको जितनी ताकत है, जो टिकट बांट रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी? उसकी जिम्मेदारी है कि कृष्णा अलावरू प्रदेश के प्रभारी हैं, इस हार की जिम्मेदारी उनकी बनती है कि नहीं? जिम्मेवारी तो हम सबको है, हम सब वर्कर हैं। हम ऐसा नहीं है कि हार हुआ तो मैं उस जिम्मेवारी से बच सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी लेकिन जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेवारी उनकी थी। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा, इस बात से कोई नहीं बच सकता है।